सुप्रीम कोर्ट की मैं साफ अल्फाज में कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट हुकूमत की मदद करना चाह रहा था इस किसानों के एहतजाज के सिलसिले में, तो क्योंकि कोई रास्ता मिल नहीं रहा था और किसान किसी भी तरह झुकने को तैयार नहीं थे, तो जाहिर है कि ये बहुत ख़तरनाक काम होने जा रहा है। अगर ये इस तरह का कानून नाफिज हो गया तो किसान को नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं होगा। नाज़रीन आदाब, मैं हूं अब्बास फ़ज़ल और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट रहमान साहब। आज हमसे किसानों के ताल्लुक़ से कुछ ख़ास बातचीत करेंगे। रहमान साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया। रहमान साहब, किसानों के ताल्लुक़ से मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि जो सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए हैं, आखिर इसमें क्या है जो किसान पिछले 2 महीनों से एहतजाज कर रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत कुछ है इन कवानीन में, और वो जो कुछ भी है वो किसानों के मफाद में नहीं है, किसानों के ख़िलाफ़ है। एक तो यही बहुत अफसोस की बात है और हुकूमत के लिए डूब मरने का मकाम है कि 1995 से लेकर 2005 तक मुल्क में 3 लाख किसानों ने ख़ुदकुशी की, और ज़ाहिर है ख़ुदकुशी की हद तक आदमी उस वक्त ही पहुंचता है जब वो हर तरफ से नाउम्मीद हो चुका हो और उससे ज़िंदगी बर्दाश्त ना हो रही हो। तो वो किसान जो खेती करते हैं, जिस खेती से अनाज उगता है, वो अनाज जो हमारे घर में रोटी बनकर आता है, अगर वो ना करें, यानी उनको कितनी अहमियत दी जानी चाहिए, जो हमारे अन्नदाता कहलाते हैं। और हालत ये है कि उन किसानों को इस हद तक मजबूर कर दिया जाता है उनके कर्ज़ों के सिलसिले में कि अगर फसल ख़राब हो जाए और वो कर्ज़े की किस्त देने के काबिल ना हो तो उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी जाती है, इस हद तक कि वो ख़ुदकुशी पर मजबूर हो जाते हैं। जबकि अंबानी और अडानी का लाखों करोड़ रुपए का कर्ज़ा हुकूमत ने माफ़ कर दिया, तो किसानों का कर्ज़ा माफ़ क्यों नहीं किया जा सकता? यानी ये सौतेला सलूक किसानों से एक तो जारी है। दूसरे ये कि अब जो ये कवानीन हैं जिनके ख़िलाफ़ ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, अगर वो नाफिज हो गए तो किसान की ज़मीन, उसका सब कुछ, उसकी आमदनी, उसकी पूरी ज़िंदगी वो इन्हीं सरमायादारों के हाथ में चली जाएगी, अंबानी और अडानी के। वो ऐसे कि देखिए, एक कानून के तहत तो इन्होंने ये किया कि भाई स्टेट टू स्टेट भी कारोबार हो सकता है और विद इन स्टेट भी कारोबार हो सकता है। एक तो ये कि वो किसान का जो एग्रीकल्चर है, यानी ज़राअत है, वो और उसकी जो मार्केटिंग है, वो हमारे आइन में स्टेट सब्जेक्ट है। यानी मरकज़ी हुकूमत को ज़रूरत क्या है उस पर कानून बनाने की, क्योंकि आइन ये कहता है कि 3 लिस्ट हैं हमारे आइन में, 3 फहरिस्तें हैं उन मौज़ूआत की जिन पर कानून बनाए जा सकते हैं। उनमें से एक लिस्ट कहलाती है सेंट्रल लिस्ट, जिस पर सिर्फ मरकज़ी हुकूमत कानून बना सकती है। एक कहलाती है स्टेट लिस्ट, जिन पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। और एक कॉन्करेंट लिस्ट, यानी वो मुश्तरका है, उस पर चाहे स्टेट कानून बनाए चाहे मरकज़ी हुकूमत कानून बनाए। लेकिन अगर दोनों ही एक मौजू पर कानून बना लें तो मरकज़ी हुकूमत का बनाया हुआ कानून जो है वो चलेगा, ये आइन कहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सदियों से एक सिस्टम चला आ रहा है कि अनाज उगाता है किसान या दूसरी चीज़ें उगाता है किसान, और उसके बाद वो उसको मंडी में लेके जाता है। अब उस पर वहाँ 2 चीज़ें सामने आती हैं। एक चीज़ कहलाती है सब्सिडी, यानी किसी एक चीज़ पर, जैसे खाद है, उस पर या किसी मखसूस फसल पर इखराजात में रियायत गवर्नमेंट की तरफ से जो दी जाती है उसे सब्सिडी कहते हैं। लेकिन वो सब्सिडी हुकूमत सिर्फ 3 चीज़ों पर देती है, गेहूं, चावल और रुई। इसके अलावा और किसी चीज़ पर सब्सिडी नहीं देती, नंबर 1। दूसरी चीज़ एक आती है MSP, जिसका बहुत जिक्र हो रहा है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो कभी कभी ऐसा होता है कि फसल अगर ज़्यादा हो गई या किसी भी दूसरी वजह से किसान को उसके प्रोड्यूस की, जो कुछ उसने उगाया है, उसकी पूरी कीमत नहीं मिल पाती, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हम आपको इसकी इतनी कीमत तो ज़रूर दे देंगे। उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। लेकिन उस पर कानून नहीं है, वो तो गवर्नमेंट की सवाबदीद है कि वो किस चीज़ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या मुकर्रर कर दे, किस साल, वो साल में 2 बार मुकर्रर करते हैं। तो
कानून तो इस पर बनाया जाना चाहिए था, और वो किसानों की डिमांड भी है कि भाई एमएसपी पर कानून बनाइए। अब जो वो कानून बनाया गया है मार्केटिंग के सिलसिले में, तो उसमें होगा ये कि उसमें ऑनलाइन ख़रीद का भी, यानी इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग का सिस्टम रखा गया है। उसमें क्या होगा कि ये जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं, ये वो तमाम फसल जैसे ही होगी वो उसको ऑनलाइन ख़रीद लेंगे और अपने गोदामों में भर लेंगे, और उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाया गया है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि मीडिया में ये खबर आ गई, लीक हो गई कि भाई अडानी ने बहुत बड़े बड़े गोदाम, साइलो कहते हैं उसको अंग्रेज़ी में, बहुत बड़े बड़े साइलो बना लिए हैं अनाज को ख़रीद कर उनका ज़ख़ीरा करने के लिए। यानी उनको पहले से ही पता था कि ये कानून बनने वाला है और नाफिज होने वाला है, इसलिए वो उसके लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो एक तो ये होगा कि ये सब कुछ, और उनका कहना ये है कि जो रेट तय होगा अनाज का, वो मार्केट तय करेगी। मार्केट तय करने का क्या मतलब है? मार्केट तय करने का, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत नाजुक मामला है कि किसी चीज़ की अगर डिमांड कम हो मार्केट में तो उसका रेट, यानी उसकी कीमत कम हो जाती है, और ज़्यादा हो तो उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है। अब इन्होंने ये तरकीब क्या की है कि किसी किसान से फ़र्ज़ कीजिए उन्होंने एक कोई सब्ज़ी ख़रीद ली, टमाटर ख़रीद लिया इकट्ठा, और उसको ज़ख़ीरा उसका कर लिया। अब मार्केट में अगर टमाटर नहीं होंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, लिहाजा वो उसको उस वक्त लाएंगे मार्केट में जब उसकी कीमत बहुत बड़ी हुई होगी। यानी वही चीज़ जो उन्होंने 4 आने किलो ख़रीदी है किसान से, वो उसको 40 रुपये किलो बेचेंगे। एक तो ये बात है। दूसरा तो वो मार्केटिंग के ऊपर कोई किसी किस्म का कंट्रोल नहीं रहेगा किसान का, और मंडी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा जो सदियों से चला आ रहा है और जिसमें किसान को फ़ायदा ही होता है हमेशा, और वो एक रिवायत बन चुकी है मंडी में अनाज बेचने की, और उसके पब्लिक को भी फ़ायदा होता है और किसान को भी फ़ायदा होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट, यानी इस तरीके से फसल उगाई जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं उसको, कि फसल से पहले ही पैसा देकर कोई शख्स, कोई बड़ा सरमाएदार किसान से कहेगा तुम ये चीज़ उगाओ, वो चीज़ उगाएगा, और वो पहले से ही उसको पैसा मिल चुका होगा, इसलिए वो सारी चीज़ जो है वो उसके पास चली जाएगी। तो एक तरह से जो ज़मींदारी का सिस्टम था जो 1954 में ख़त्म किया गया था यूपी से, और बहुत ख़तरनाक वो सिस्टम था, जागीरदारी ज़मींदारी, जिसमें वो किसान जो खेती करता था, गल्ला उगाता था, उसकी जानवर से भी बदतर उसकी ज़िंदगी थी, और सब कुछ जो ज़मींदार ले जाता था, बाकी जो था वो गवर्नमेंट ले जाती थी, हुकूमत को लगान वगैरह, वो सिस्टम ख़त्म कर दिया गया था ज़मींदारी का, और किसानों को उनकी ज़मीनों का जो वो जोतते थे मालिक बना दिया गया था। अब यहाँ इसका उल्टा हो रहा है, ये यूँ होगा कि वो तमाम ज़मीनें जो हैं किसानों की, वो ये सरमाएदार ख़रीद लेंगे, और इनकी हैसियत मुलाजिम की हो जाएगी किसान की, कि भाई तुम हमारे लिए इस साल फला चीज़ उगाओ इस ज़मीन में। अगर चावल की ज़्यादा डिमांड है तो कहेंगे चावल उगाओ, अगर गेहूं की ज़्यादा डिमांड है तो वो कहेंगे कि गेहूं उगाओ, और वो एक तरह से वो मज़दूर बनकर वो काम करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसको कहते हैं। वो उनके दोबारा मुजारे यानी बन जाएंगे कि अपने सरमायादार मालिकान के कहने पर वो चीज़ उगाएंगे, और उनको उससे ना नुकसान होगा ना नफ़ा, बल्कि एक तरह से जो मजदूरी होगी वो उनको मिलेगी। एक तो ये है। तो जाहिर है कि ये बहुत ख़तरनाक काम होने जा रहा है। अगर ये इस तरह का कानून नाफिज हो गया तो किसान को नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं होगा। फिर इसके अलावा इनके जो डिमांड्स हैं वो ये भी हैं कि पुराली जो जलाई जाती थी तो उसका कानून बना दिया गया कि भाई वो वहाँ फौजदारी के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं किसानों के ख़िलाफ़ जो पुराली जलाते हैं पैडी की, यानी चावल की जो फसल होती है धान की, तो उसको वो जलाते हैं ताकि दूसरी फसल बो सकें। तो उससे दिल्ली में ख़ास तौर पर उसके पोल्यूशन आता है, तो वहाँ सैकड़ों किसान गिरफ़्तार होके और जेलों में बंद हैं पुराली जलाने के सिलसिले में। तो इनकी डिमांड यह है कि वो वापस लिए जाएं उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि खेती पर जिस पर हर तरह से किसान की मर्ज़ी चलती है और किसान गोया मालिक होता है अपनी ज़मीन का भी, अपनी फसल का भी, वो चीज़ उससे बिल्कुल ले ली जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो इन क़वानीन के ख़िलाफ़ वो एहतजाज कर रहे हैं और वो इससे कम किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये क़वानीन पूरी तरह से वापस लिए जाएं।
और अब ये बात साबित भी हो चुकी है कि ये कवानीन बनाए ही गए हैं इसलिए कि वो अंबानी और अडानी जैसे लोगों को इससे, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है तकरीबन, यानी एग्रीकल्चर या फार्मिंग या ज़राअत जो है वो बहुत बड़ा सेक्टर है, छोटा मोटा सेक्टर नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में खेती होती है। हिंदुस्तान को तो कहा ही जाता था किसानों का मुल्क, और एग्रीकल्चर यहाँ पर दो ही चीज़ें थी, एक कल्चर और एक एग्रीकल्चर। तो ये एक सेक्टर, बाकी तो तमाम चीज़ें मोदी हुकूमत ने बेची दी हैं, रेलवे से लेकर एयरलाइंस तक हर चीज़ बेच दी, तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिट बेच दिए। ये एक सेक्टर ज़राअत का जो बचा था फार्मिंग का, इस पर भी नीयत ख़राब थी, और ये जो कवानीन अब बनाए गए हैं ये इसीलिए कि ये सेक्टर भी पूरा का पूरा इन सरमायादारों के हाथ में चला जाए। रहमान साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये कमेटी बनाने का क्या मतलब है? भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट की मैं साफ अल्फाज में कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट हुकूमत की मदद करना चाह रहा था इस किसानों के एहतजाज के सिलसिले में, तो क्योंकि कोई रास्ता मिल नहीं रहा था और किसान किसी भी तरह झुकने को तैयार नहीं थे। जब तक कमेटी बनी है शायद 5-6 बार तो डायलॉग मुज़ाकरात हो ही चुके थे, अब तो आज शायद 10वां चल रहा है, 9 मुज़ाकरात हुए हैं जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो उस वक्त वो उनके जहन में ये आया, जाहिर है हाथ जोड़कर चीफ जस्टिस से कहा गया होगा कि भाई हमारी किसी तरह तो मदद करो। पिटीशन बहुत सारी एहतजाज के फेवर में, एहतजाज के ख़िलाफ़, ये सब फाइल वहाँ हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम एक कमेटी बना देते हैं जो फ़ैसला तो नहीं करेगी लेकिन जो बात करके किसानों से। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हुकूमत की तरफ से, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से अफसरान, वज़रा, जो कंसर्न लोग हैं, जो मुतल्लिका लोग हैं, मुतल्लिका वज़ीर हैं, मुतल्लिका अफसरान हैं, वो बात कर ही रहे हैं गवर्नमेंट से, तो सुप्रीम कोर्ट को कोई कमेटी बनाने की क्या ज़रूरत है? और वो भी ऐसी कमेटी जो कोई फ़ैसला नहीं कर सकेगी। तो वो बिल्कुल एक अहमकाना सी बात थी, और मकसद यही था कि लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाएगा तो किसान शायद उससे डर जाएंगे या उन पर कोई दबाव बन जाएगा। और इसमें और भी ज़्यादा एक मज़े की बात ये हुई है कि जो तश्कील दी गई कमेटी, तो उसमें उन लोगों को रखा गया जो पहले से ही किसानों के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे और उन कवानीन की हिमायत कर रहे थे। तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती थी? लिहाजा ये तो सुप्रीम कोर्ट की बदनीयती इससे साफ जाहिर है। और फिर उसके बाद उसमें से 2 लोग खुद ही निकल भी गए हैं, और वो कमेटी तो अब तकरीबन ख़त्म समझिए, उसका तो होना ना होना बराबर है। और किसानों ने मना भी कर दिया साफ कि वो उससे बात नहीं करेंगे। रहमान साहब, किसानों ने हुकूमत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, क्या लगता है आपको किसान अब क्या करने वाले हैं? देखिए, अभी तक तो उनका मौक़िफ़ जो सामने आया है वो यही है कि वो किसी भी कीमत पर अपना एहतजाज वापस नहीं लेंगे। और कई बड़े ममालिक से, अमेरिका से भी, इंग्लैंड में तो बाकायदा प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है तकरीबन 100 पार्लियामेंट के मेंबर्स ने कि हुकूमत हिंद पर दबाव डाला जाए कि वो किसानों की मांगें मंजूर करे। तो किसान तो बहुत मजबूत हैं और उनको उनकी सपोर्ट तो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है बजाय कम होने के। और उन्होंने साफ कह दिया है कि रिपील से कम, यानी क़वानीन को वापस लेने से कम किसी भी बात पर वो फ़ैसला नहीं करेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे। हालांकि उनकी सफ़ों में इंतशार पैदा करने की बहुत कोशिश की गई। 10 किसान यूनियंस को बुलाकर और उनसे हुकूमत के हक़ में बयान लिया गया। किसानों की 10 ऐसी यूनियंस हैं जिन्होंने आकर इन क़वानीन की हिमायत की, यानी हुकूमत की हिमायत की, मगर वो जो किसान टस से मस नहीं हुए। और हिंदुस्तान के कोने कोने से अब किसान उठकर, अभी कल बम्बई के अंदर मुजाहरा मुसलमानों ने किया है बहुत बड़ा किसानों के हक़ में। तो ये मसला तो इस तरह से हल होने वाला नहीं है। ये क़वानीन तो हुकूमत को वापस लेने ही पड़ेंगे। तकरीबन 8 करोड़ ऐसे किसान हैं जो सपोर्ट कर, यानी इससे भी ज़्यादा गालिबन जो सपोर्ट कर रहे हैं। और जो अब इतने बड़े मुल्क में 8 करोड़ कोई मामूली तादाद नहीं होती। अगर 8 करोड़ आदमी एक मांग कर रहे हैं तो हुकूमत को उसको मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल। रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अब्दुल रहमान साहब। आज हमसे किसानों के ताल्लुक़ से कुछ ख़ास बातचीत कर रहे थे। तो नाज़रीन, हम फिर आज कुछ बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।